स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द रेलवे का जो एक्सीडेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो सामने आया, कहाँ पे ये जो एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला है, दार्जिलिंग का जो नियर बाई एरियाज है वहाँ पे ये जो एक्सीडेंट है आपको देखने के लिए मिला। दार्जिलिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे आपको जो दार्जिलिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस है उसके पर्सपेक्टिव से भी एक एरिया है, उसका इंपोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स रेलवे एक्सीडेंट के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि जब भी कोई ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो सामने आता है जिसके अंदर कैजुअलिटीज़ हैं या कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट करना हो एक्सीडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है? कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये जो इन्वेस्टिगेशन है आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है ये ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, जिनके द्वारा ट्रेन का जो एक्सीडेंट है, रेलवे के अंदर कोई कैजुअलिटीज सामने आई है, उन सभी का जो इन्वेस्टिगेशन है इन्हीं के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स जब कल का न्यूज़पेपर हमने डिस्कस किया था तो हमने रेलवे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया था। तो आप देखिए कि फिर से आज आपका होमवर्क है रेलवे बोर्ड के बारे में आप एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन के अंदर में कि कब इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, किस वुमेन ऑफिसर के द्वारा फर्स्ट टाइम रेलवे बोर्ड है उसको हेड किया गया है, और किस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसी के बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेलवे बोर्ड है, जो कॉलोनियल एरा के समय ही इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में इसको सेटअप किया गया था। काफ़ी बार हम रेलवे बजट के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया करते हैं। आप देखिए कि बिफोर 2016 से पहले आपका जो बजट है उस यहाँ पे डिफरेंट हुआ करता था। एक आपको जनरल बजट है वो देखने के लिए मिलता था, एक अलग से जो रेलवे बजट है वो हुआ करता था। बिकॉज स्टूडेंट जब अलायंस का जब गवर्नमेंट हुआ करता था तो मैक्सिमम टाइम ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो अलायंस का जो पार्टनर है उनको बेसिकली जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो दिया करते थे। रेलवे बजट के पर्सपेक्टिव से आपने काफ़ी बार, अगर आपने लिटिल बिट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये आपने ज़रूर से देखा होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री हमेशा जब भी अलायंस का गवर्नमेंट है तो अलायंस के जो पार्टनर हैं उनके थ्रू आपको ये देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2016 के समय में एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में जो रेलवे बजट एंड जो हमारा जनरल बजट है उसको मर्ज कर दिया गया था। तो इससे बिफोर अगर हम इसके ओरिजिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो 1921 के दौरान में एक कमेटी बनती है जिसका नाम है एक्वर्थी कमेटी। एक्वर्थी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसी के बाद में ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जनरल बजट एंड रेलवे बजट का जो सेपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट जो सामने आया, यहाँ पे जो एक्सीडेंट जो सामने आया है दार्जिलिंग हिल्स के एरिया के नियर बाई के एरिया के अंदर में, तो आप देखिए कि जो एक्सीडेंट है एक गुड्स का जो ट्रेन था, एक पैसेंजर ट्रेन है, उनका ये जो कोलिजन की वजह से एक्सीडेंट सामने आया है। ये ऑटोमेटिक जो सिग्नल सिस्टम है उसके टेक्निकल कुछ एरर हैं या ह्यूमन एरर है, उन सभी का इन्वेस्टिगेशन इस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो गुड्स सेक्टर है उनकी रिगार्डिंग में भी आपको जो फ्राइट कॉरिडोर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि हमारा जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं वो होने चाहिए। रेलवे के अंदर में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे जिससे कि गुड्स हैं उनको डेडिकेटेड वे में सप्लाई किया जा सके। 2006 के समय में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की रिगार्डिंग में एक पीएसयू है उसको भी क्रिएट किया गया था रेलवे के अंडर ही, और आप देखिए उस पीएसयू का मेन वर्क है इस तरीके से जो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स को डेवलप करना है जिसके अंदर जो गुड्स का जो ट्रेन है वो यहाँ से कैरी कर सके, अपना जो सामान है उसको जल्दी से किसी भी रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू में उनका मूवमेंट है वो कैरी आपको देखने के लिए मिले। तो ये रेलवे बजट के बारे में हमने जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, यहाँ पे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसके बारे में रीड किया। दो फेमस हमारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। तो आप देखिए कि हमारा जो जेएनपीटी पोर्ट है मुंबई के अंदर में, जेएनपीटी को कनेक्ट किया करता है, इसका जो ओरिजिनेशन है आपको दादरी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो बेसिकली जो ओरिजिनेशन है आपको ये पंजाब
पंजाब के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि वेस्ट बंगाल तक इसका जो आपको जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें दार्जिलिंग हिल्स के बारे में, यहाँ पे डिस्कशन है कि उसके नियर बाई एरिया के अंदर जो एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि दार्जिलिंग किसकी वजह से फेमस है। दार्जिलिंग आपको टी की वजह से फेमस देखने के लिए मिलता है। टी की वजह से दार्जिलिंग फेमस है। हमारा जो फर्स्ट जीआई टैग है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है, वो भी दार्जिलिंग हिल्स के अंदर जो टी का जो प्रोडक्शन है दार्जिलिंग टी की वजह से उनको ही दिया गया था। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी एरिया के रिगार्डिंग में हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर रीड किया था कि ये दोवार का रीजन है। इसको दोवार का जो रीजन है उसकी वजह से भी जाना करते हैं। दार्जिलिंग हिल्स का एरिया है। कुछ एरिया आपको आसाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तीस्ता रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। आप देखिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट करता है और फिर इस तरीके से जो फ्लो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है, जो वेस्ट बंगाल का भी जो नॉर्दर्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एरिया के अंदर में यहाँ पे जो एरियाज हैं उसको दोवार का जो रीजन है उसकी वजह से जाना करते हैं। एलुवियल का जो फूड प्लेन्स के रूप से भी जाना करते हैं दोवार के रीजन को, जो टी प्लांटेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है उसके परस्पेक्टिव से है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको क्रिएट किया गया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू में आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है। नीट का जो एग्ज़ाम है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर में एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से है। एमबीबीएस के रिगार्डिंग में यूजी का जो एग्ज़ाम है, पीजी का जो एग्ज़ाम है वो मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उसके अंदर कुछ यहाँ पे जो नेग्लिजियंस हैं उनके बारे में डिफरेंट जो पेटिशंस है वो फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। कहीं पे बताया गया है पेपर लीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे बताया गया है अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप एडमिट कीजिए और फिर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करना है या जो भी आपको डिसीजन लेना है उसको कैरी आउट कीजिए। क्योंकि आप देखिए कि जो मेडिकल प्रोफेशन है ये काफ़ी एक नोबल प्रोफेशन है। सोसाइटी को डिफरेंट डिजीज है, काफ़ी क्रूशियल टाइम के अंदर में लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके रिगार्डिंग में बताया गया कि कोई भी फ्रॉड के थ्रू जो डॉक्टर्स हो ना क्रिएट हो। यहाँ पे हार्डवर्क के थ्रू जो स्टूडेंट्स ने मेहनत किया है उन्हीं को आप फेयर चांस है, उन सभी के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन के अंदर में ऑब्जर्व किया गया और एनटीए को कुछ डायरेक्शन इश्यू किया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बना है। तो क्या आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है ये एनटीए, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में। नेक्स्ट आप देखिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बना है। तो इसका जो फंडिंग है, जो क्या फंडिंग इसका आपको कंप्लीटली जो फंडिंग है वो बजट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना जो फंडिंग है उसको अरेंज करना होता है। उनका जो फंडिंग है उसके ऊपर वो डिपेंड हुआ करते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा कितना फंड है वो डिलीवर किया जाएगा इनको। कोई आपको बजटरी जो फंडिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा पीएम सर के द्वारा। और आप देखिए कि ये बिहार के सीएम हैं उनके द्वारा। आप देखिए बेसिकली आपको ये एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के बारे में भी पता होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस है किसी केस के अंदर में कि जब एडवर्टाइजमेंट है तो उसके अंदर में जो हेड हैं, बिकॉज सपोज कीजिए स्टेट के जो सीएम हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं का जो फ़ोटो है उसको यूज़ किया जा सकता है। उससे ज़्यादा जो फ़ोटोज़ है उसका यूज़ नहीं देखने के लिए मिलेगा। नालंदा के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको हमारा जो एंशिएंट समय है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी आपने रीड किया होगा, कुमारगुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी के दौरान में नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स? कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर हैं कुमारगुप्त, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था स्टूडेंट्स 5th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी का जो समय है जब इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उस समय तक एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। एजुकेशन के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उसके रिगार्डिंग में आपको ये पता होना चाहिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे हैं, किसके द्वारा इनको सेटअप किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि 5th सेंचुरी के समय में कुमारगुप्त के द्वारा इसको सेटअप किया गया।
बट अगर हम बात करें जो लेटर फेज के अंदर में डिफरेंट जो डायनेस्टीज पावर के अंदर में आती हैं, जैसे कि हर्षा है, हर्षवर्धन है, जो पावर के अंदर में आएंगे। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि पाला डायनेस्टी है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में पावर के अंदर में आते हैं। तो इनके दौरान में भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको प्रमोट किया गया था। एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप से ये इमर्ज होता है नालंदा यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स उस समय में 1193 का वो समय है। 1191 के अंदर आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को डिफीट किया गया। फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा दोबारा से अटैक किया जाता है 1192 के अंदर में, और उस समय में पृथ्वीराज चौहान का डिफीट होता है बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर में। फर्स्ट के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। तो उसके बाद में आप देखिए कि मोहम्मद गोरी के 2 जनरल हुआ करते थे। मोहम्मद गोरी बेसिकली अपना जो होम का जो पॉलिटिक्स है, जो सेंट्रल एशिया के अंदर विजिट किया करते थे बार बार, उनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे डिफ़िकल्टीज हुआ करती थी, पॉलिटिकल रिबेलियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 1193 के समय में इनके 2 जनरल हुआ करते थे, जिनके एक जनरल हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो बाद में स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर बनते हैं 1206 के अंदर में, जब मोहम्मद गोरी का डेथ होता है। और एक और जनरल हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कैप्चर करना था, उनको ये रेस्पॉन्सिबल एक जो वर्क है वो दिया गया था। तो आप देखिए कि उस जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो जनरल हैं, जिनको कि हम बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं, बख्तियार खिलजी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कि आपको हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के अलावा जो पाला डायनेस्टी है, कुमारगुप्त के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। हीन श्यांग नाम के जो पर्सन है, जिनकी किताब है सुयू की, वो इसके समय विजिट करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आर्यभट्ट है, उनके द्वारा भी एजुकेशन है, उनके द्वारा भी जो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स है उनको यहाँ पे सीखा गया था इसी नालंदा के एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है बख्तियार खिलजी नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इसी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करें, 2010 के समय इसको प्रपोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 2019 के समय में आप देखिए कि इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप से भी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। अब इसका जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, राजगीर के अंदर में इसको बेसिकली प्रपोज किया गया था उस समय गवर्नमेंट के द्वारा, और अब इसका जो इनोग्रेशन है पीएम सर के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। गुप्ता डायनेस्टी, कुमारगुप्त है, हर्षवर्धन पाला रूलर्स हैं, जिसके अंदर धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके द्वारा बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया गया। 2020 का जो हमारा मेंस का एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स कि जो पाला डायनेस्टी है उनके द्वारा बुद्धिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया गया है, उसके एग्जाम्पल्स आप बताइए। मेंस के अंदर में ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें G7 के पर्सपेक्टिव से है, G7 का मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? इटली के अंदर जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ। आउटरीच प्रोग्राम है, आप देखिए कि G7 का जो आउटरीच समिट है उसके अंदर इंडिया को भी एज ए गेस्ट मेंबर के रूप से इनवाइट किया गया था। इंडिया के हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा काफ़ी सारी जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं उनको वहाँ पे डिस्कस किया है। कनाडा के साथ में जो हमारे इश्यूज हैं उनको भी वहाँ पे डिस्कस किया गया, कनेडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में। और भी आप देखिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में वहाँ पर डिस्कसन किया गया। तो उसी को यहाँ पर डिस्कस ये किया गया है कि G7 के अंदर में न्यू डायनामिक्स है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। किस तरीके से ओपन हुआ है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज हुआ करते थे, बट प्रेजेंट समय में अगर हम आउटरीच प्रोग्राम के बारे में या जो गेस्ट मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो काफ़ी सारे जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया है जो बेसिकली यहाँ पे डेवलपिंग है। ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा इस G7 मीटिंग के अंदर में, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, इटली के अंदर में। इस ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन से यहाँ पे विजिट करते हैं? ब्राज़ील है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और इंडिया है। आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्री हैं, ब्राज़ील है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और इंडिया यहाँ पे विजिट करते हैं। यहाँ पे एनर्जी का जो समिट है उसको भी कैरी आउट किया गया था। कोविड का जो एरा है उसके बाद में इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन रहा, रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारे जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उन सभी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है आपको देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स, क्या G7 एक टॉक शो है? क्या G7 के थ्रू कोई भी यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है?
क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके द्वारा इजराइल को भी कहा गया था कि आपके द्वारा गाजा के अंदर जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। वो बेसिकली इस्टेब्लिश नहीं हो सका जब इजराइल का जो पर्पज है वो ही कंप्लीट होने के बाद में आपको उसका जो पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ पे लिटिल बिट जो सीज फायर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि क्या ये कम्प्लीटली एक टॉक शो है। आपसे इस तरीके के जो क्वेश्चन है मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्या जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये टॉक शो हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको ज़रूर से पता होना चाहिए जब यहाँ पे काफ़ी सारा जो कंसेंसस है उसको सेटअप किया गया हो, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा जो कंसेंसस को सेटअप किया गया हो। जैसे कि आप देखिए ओजोन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, ओजोन का जो रिकवरी है वो एक वन ऑफ द सक्सेसफुल आपको जो कंसेंसस है वो देखने के लिए मिलता है जब बिग पॉलिटिकल पावर कंट्रीज, स्मॉल जो कंट्रीज हैं उन सभी के द्वारा ओजोन लेयर का जो प्रोटेक्शन है, ओजोन लेयर को किस तरीके से रिस्टोर किया जाना है। तो एक सक्सेसफुल जो कंसेंसस आपको ओजोन लेयर के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे एनर्जी समिट को कैरी आउट किया गया था। अपूलिया नाम का एक रीजन है जो मेडिटेरियन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। G7 के रिगार्डिंग में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में है। आप देखिए कि जो टैरिफ का जो वॉर आपको देखने के लिए मिलता है, टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किया गया है। यूएसए और चाइना का जो टैरिफ का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके अगेंस्ट में, और भी काफ़ी सारे जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे जो टैरिफ है जो चाइनीज इंपोर्ट है उसके ऊपर इम्पोज किया गया। यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूनाइटेड जो फ्रंट के रूप से डील करने का उनका एक रेस्पॉन्सिबल, यूनाइटेड फ्रंट के रूप से वो डील कर रहे हैं। जो अभी इकोनॉमिक प्रैक्टिस है चाइना के रिगार्डिंग में जो इकोनॉमिक प्रैक्टिस है उनके अगेंस्ट में उनके द्वारा एक फ्रंट के जो सिचुएशन है वो क्रिएट किया गया है। यूएस के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पे चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया, तो जो टैरिफ वॉर जो अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था उसका जो रिजम्पशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रेड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि WTO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। WTO को किस राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, वुर्गे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट्स ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। 10 ईयर तक जो डिस्कशन है वो चलता है। 1994 के समय में जो WTO है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें WTO के बारे में, तो इसका जो अपीलिएट बॉडी है जहाँ पे अपील किया जा सकता है, किसी कंट्री के द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस किया गया है, तो जो अपीलिएट जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर में आप देखिए कि WTO का जो जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर यूएस का जो रोल है आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यूएस के द्वारा WTO का जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर जो जज अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर आपको डिले है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है। एग्जाम के पर्पज से जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, एक तो टैरिफ वॉर के बारे में पता होना चाहिए जो यूएस और चाइना के रिगार्डिंग में है। लिटिल बिट जो ट्रेड का जो रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग में आपको बैन देखने के लिए मिलता है। यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से था। H5N1 के बारे में डिस्कस करते हैं। केरल के अंदर में जो H5N1 के जो केस हैं वो देखने के लिए मिले थे। H5N1 के जो फर्स्ट टाइम जो केस हैं वो आपको 1996 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स मास लेवल के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनका किलिंग किया जाता है जब भी H5N1 का जो केस है वो डिटेक्ट होते हैं। बट आप देखिए कि ये जो H5N1 है जो बर्ड फ्लू है इसका कोविड एरा के समय में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर में इसका जो प्रेजेंस आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। यूएसए के अंदर में जो आप देखिए कि जो कैटल्स हैं उनके अंदर भी ये पाया गया था। मिल्क के थ्रू जो इसका जो स्प्रेड हो सकता है ह्यूमंस के अंदर में, क्या ह्यूमंस के ऊपर में क्या थ्रेट ये इम्पोज करता है, तो उसका जो डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग में केस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिटेक्ट हुआ था जिनके द्वारा कैटल का जो मिल्क है उसको, रॉ मिल्क है उसको कंज्यूम किया गया। और आप देखिए कि उनके H5N1 का जो केस है वो सामने आया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। कैटल्स को बेसिकली जो H5N1 है वो डिटेक्ट कहाँ हुआ था, यूएसए के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि बर्ड्स को मास लेवल के ऊपर किल कर दिया जाता है जब भी केसेस डिटेक्ट होते हैं। तो क्या यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनको भी इस तरीके से कर दिया जाएगा? स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए कि डेयरी के रिगार्डिंग में एनिमल्स का जो संख्या है ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। केरल के अंदर जो कुछ केसेज हैं वो सामने आए थे। आप देखिए कि वन हेल्थ का जो अप्रोच है, जो कोविड-19 के समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। वन हेल्थ क्या है कि हमारा जो ह्यूमन्स का जो हेल्थ है उसके सर्विलेंस के अलावा हमको एनिमल्स का जो हेल्थ है, एनिमल्स के अंदर कोई वायरस है, कोई यहाँ पे पैथोजेंस है, उसका स्प्रेड तो नहीं हुआ है डिफरेंट ह्यूमन्स के रिगार्डिंग में, या कोई ह्यूमन का जो प्रेजेंस है उसके लिए तो कोई डेंजर सिचुएशन नहीं है। तो उसको डील करने की रिगार्डिंग में आपको ये देखने के लिए मिलता है वन हेल्थ अप्रोच, जो आपको कोविड के समय काफ़ी बार रीड किया होगा आपने। नेक्स्ट आप देखिए कि वन हेल्थ अप्रोच के अलावा यहाँ पे केरला का जो रीबिल्ड का एक कॉन्सेप्ट है कि इसकी वजह से H5N1 या डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली हैं उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू फंड किया गया है कि कैसे केरल को फिर से सर्विलेंस सेक्टर के अंदर में, हेल्थ सेक्टर का जो सर्विलेंस है उसके अंदर में रीबिल्ड किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के अंदर फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था। क्या रीजन है स्टूडेंट्स फायर के इंसिडेंट के रिगार्डिंग में? एक तो समर एक रीजन है, पीक समर है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि मॉइस्चर जो कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता है समर के समय में। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैंप फायर करना, टूरिस्ट का वहाँ पे विजिट करना, स्मोकिंग करना, आप देखिए कि सिगरेट को यूज़ करना। समर है, मॉइस्चर काफ़ी कम है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिरा करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आपको हिमाचल के अंदर जो पाइन ट्रीज हैं, जो वन ऑफ द वल्नरेबल आपको जो फायर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलते हैं, तो पाइन ट्रीज का प्रेजेंस होना, तो इसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर है वो देखने के लिए मिले हैं। लार्ज नंबर ऑफ आपको जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या करना चाहिए हिमाचल प्रदेश को? यहाँ पे एक तो ह्यूमन्स का जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है कि कैंप फायर है, स्मोकिंग के अंदर जो सिगरेट को वहाँ पे स्प्रेड कर, उससे वो जो फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इन सभी को जो ह्यूमन्स का जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, जिसके बारे में डिस्कस किया गया। और पाइन ट्रीज हैं वो भी एक रीजन है जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल आपको फायर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेंगे। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट CDS कौन हुआ करते थे? जनरल बिपिन रावत हैं जो हमारे फर्स्ट CDS हुआ करते थे। आप देखिए कि उनकी जो डेथ है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल चौहान सर हैं, उनको CDS है वो अपॉइंट किया गया था। CDS का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, ये किस किस कमेटीज़ के बारे में बताया गया है। कारगिल का जब वॉर का सिचुएशन देखने के लिए मिला था, तो कारगिल के बाद में आप देखिए कि के सुब्रमण्यम कमेटी है जिसको कि कारगिल रिव्यू कमेटी के नाम से हम जानते हैं। और भी काफ़ी सारी कमेटी हैं, साकेत कर कमेटी हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि CDS है एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर है, गवर्नमेंट को होना चाहिए, जो गवर्नमेंट को सिंगल पॉइंट के अंदर एडवाइज करे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री जो यहाँ पे है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो हेड किया जाता है CDS के द्वारा। और आप देखिए कि इन्हीं के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है, वो शायद UPSC प्रीलिम्स 2024 के अंदर पूछा गया है CDS के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट NSA के बारे में है। कुछ दिन पहले आपको होमवर्क दिया था कि इंडिया का जो फर्स्ट NSA है वो कौन है। क्या जो ब्रजेश मिश्रा सर हैं जो हमारे फर्स्ट NSA हुआ करते थे। काफ़ी बार स्टूडेंट्स आपका जो UPSC का जो इंटरव्यू है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा क्या यहाँ पे ओनली IPS ऑफिसर्स को NSA है वो अपॉइंट करना चाहिए, या आप देखिएगा हमारे जो ब्रजेश मिश्रा सर हैं जो क्या यहाँ पे IAS हुआ करते थे। इस तरीके का IAS एंड IPS के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। प्रेजेंट जो NSA हैं अजीत डोभाल सर हैं जो IPS हुआ करते थे। इसके लिए ये NSA के पर्सपेक्टिव से ये है कि US और इंडिया का जो ट्रेड्स हैं उनकी रिगार्डिंग में ICT का जो कॉन्सेप्ट है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी रिगार्डिंग में एक जो डिस्कशन है वो किया गया US एंड इंडिया के जो NSA जो उनके द्वारा। सिप्री नाम का एक इंस्टीट्यूशन है। आप देखिए कि सिप्री के द्वारा न्यूक्लियर जो कितना वेपन्स है किसी कंट्री के बारे में, तो उसकी रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो कैरी किया जाता है। तो उसी को बताया गया है कि चाइना के पास में कुछ जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उसका डिस्कशन यहाँ पे है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है। हीट वेव का जो कंडीशन है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में है, मानसून अभी तक पहुँचा नहीं है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में, और पावर का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि एयर कंडीशनर्स हैं, इन सभी का जो फैन है उसका यूज है, कूलर का यूज है, और काफ़ी हर एक एक्टिविटी के अंदर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो देखने के लिए मिलेगा। हीट वेव का कंडीशन क्या है, ये होमवर्क है। हीट वेव का कंडीशन हमने काफ़ी बार देखा है। फ्लड का जो
प्लेन्स का जो एरिया है, प्लेन्स के एरिया के अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कोस्टल एरिया के अंदर कितना टेम्परेचर है जिसको उस कंडीशन के अंदर हीट वेव है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है IMD के द्वारा। तो ये आप ज़रूर से बताना, रीड करना इसके बारे में। वुमेन्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। 24 के अंदर में कमीशन, जो वुमेन का जो कमीशन है उनके द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा बताया गया है कितना वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट में देखने के लिए मिला है, कितने केसेज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, उसी का डिस्कशन है। एक चीपर बायोडीजल है उसको डेवलप किया गया इंडिया, चाइना और UK के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स बालासोर के अंदर कुछ इंसिडेंट है, बालासोर जहाँ पे लास्ट ईयर जून के अंदर में एक रेलवे का जो एक्सीडेंट है वो सामने आया था। तो आप देखिए बालासोर कहाँ है, उड़ीसा के अंदर में है। और अभी जो रेलवे का जो इंसिडेंट है वो कहाँ पे आया है, ये दार्जिलिंग हिल्स के एरिया के अंदर में। स्टूडेंट थाईलैंड के द्वारा जो सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ किया गया है, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। इंडिया के अंदर कौन सा केस है, नवतेज सिंह जौहर है, जहाँ पे आपको जो अलाउ है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए नवतेज सिंह जौहर केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर इसको जो सेम सेक्स मैरिज है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्निशन के पर्सपेक्टिव से भी था कि वहाँ पे एक जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा एक दूसरे को जो पॉलिसी है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर में आप देखिए कि उनको एक दूसरे को यहाँ पे जो नॉमिनी है वो नॉमिनेट कर सके। बट स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ नहीं किया गया था कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में है, यूक्रेन के द्वारा कुछ कहा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर में जो अहमदियाज हैं उनके अगेंस्ट में आपको ये देखने के लिए मिलता है, अहमदियाज के रिगार्डिंग में कुछ केसेज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप बेसिकली इजराइल के पर्सपेक्टिव से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और बाइडेन के द्वारा जो US के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो US सिटीजन है उनके स्पाउस के पर्सपेक्टिव से जो इमिग्रेशन का जो रिगार्डिंग में डिस्कशन है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो कहाँ का विजिट के लिए गए हैं, श्रीलंका के अंदर में। और इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो प्रोग्रेस है उसको डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका के अंदर में उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए कि क्या हम्बनतोता पोर्ट हमारे पास में है श्रीलंका के अंदर में। हम्बनतोता जो पोर्ट है जो इंडिया के द्वारा उसको डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पे श्रीलंका के अंदर में उनके बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।